नमस्कार। नार्सिसिस्ट ये शब्द हम और आप अक्सर सुनते हैं ना, किसी ऐसे इंसान के लिए जो खुद को कुछ ज्यादा ही पसंद करता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आदत है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? चलिए आज इस आम से लगने वाले शब्द के पीछे छिपे इसके क्लिनिकल रूप यानी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को समझते हैं। ये एक लाइन इस डिसऑर्डर की पूरी कहानी कह देती है। देखिए, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक बहुत गहरी सोच है जिसमें इंसान खुद को दूसरों से हर हाल में बेहतर ही समझता है। तो चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं। इस पूरी गुत्थी को ना एक कहानी से समझना शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें इस डिसऑर्डर की उलझनों को समझने में मदद करेगी। तो कहानी है आकांक्षा की। शायद उनकी कहानी कई लोगों को जानी पहचानी सी लगे। घर हो या ऑफिस, उनकी इमेज एक ऐसे इंसान की है जिसके साथ तालमेल बिठाना मतलब बहुत मुश्किल। वो हमेशा अपनी बात मनवाने पर ही अड़ी रहती हैं। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। जो इंसान बाहर से इतना दबंग दिखता है, वो अंदर से इतना सेंसिटिव है कि जरा सी आलोचना भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और रोने लगता है। और उनकी एक ही शिकायत रहती है कि उन्हें नींद नहीं आती और सारा स्ट्रेस उसी की वजह से है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। पता चला कि आकांक्षा की असली प्रॉब्लम नींद की कमी थी ही नहीं, ये तो बस एक बहाना था, लोगों का ध्यान और उनकी सिंपैथी पाने का एक नाटकीय तरीका। और यहीं से असली वजह सामने आई। जब काउंसलिंग हुई तो पता चला कि उनकी परेशानियों की जड़ कुछ और ही है, एक ऐसी चीज जो बहुत गहरी थी, जिसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो अब सवाल ये उठता है कि ये नार्सिसिज्म, जिसे हम आत्ममुग्धता भी कहते हैं, आखिर है क्या? क्या ये कोई बीमारी है? आइए देखते हैं एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि इसका जवाब हमारे पूरे नजरिए को बदल सकता है। क्या ये सर्दी जुकाम जैसी कोई बीमारी है जो आती जाती रहती है, या मामला कुछ और है? तो देखिए, एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि एनपीडी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। मतलब ये व्यक्तित्व के बनने से जुड़ी एक समस्या है जिसमें इंसान खुद को ही अपनी दुनिया का सेंटर मानने लगता है। तो याद रखने वाली बात यह है, एनपीडी कोई बीमारी नहीं बल्कि पर्सनैलिटी से जुड़ा एक डिसऑर्डर है। अच्छा, तो अब जब ये पता चल गया है कि ये है क्या, तो सवाल ये है कि इसे पहचाने कैसे, इसके लक्षण क्या है? चलिए अगले हिस्से में यही देखते हैं। तो ये है कुछ कॉमन लक्षण। खुद को सबसे महान समझना, अपनी ही ख्याली दुनिया में जीना, हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन बने रहने की कोशिश करना, बिल्कुल आकांक्षा की तरह, और दूसरों के कामयाबी से जलना। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ घमंड नहीं बल्कि व्यवहार का एक गहरा पैटर्न है। और मजे की बात यह है कि नार्सिसिज्म का भी कोई एक चेहरा नहीं होता। रिसर्चर्स इसे 3 तरह का बताते हैं। पहला है एजेंटिक, जो हमेशा खुद को बेस्ट समझता है और तारीफ चाहता है। दूसरा एंटेगनिस्टिक, जो हर किसी को अपना कॉम्पिटिटर समझता है। और तीसरा न्यूरोटिक, जो बाहर से घमंडी दिखता है पर अंदर से बेहद इनसिक्योर होता है, बिल्कुल आकांक्षा की तरह। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से होता है? कोई इंसान इस तरह का क्यों बन जाता है? इसकी जड़ें कहाँ हैं? स्टडीज बताती हैं कि दुनिया की लगभग 0.8 से 1% आबादी एनपीडी से जूझ रही है, और ये पुरुषों में महिलाओं के मुकाबले थोड़ा ज्यादा कॉमन है। अब ये आंकड़ा शायद छोटा लगे, लेकिन इसका असर उन लोगों और उनके आसपास वालों की जिंदगियों पर बहुत गहरा होता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसकी जड़ें अक्सर बचपन में ही होती हैं। वो जो 18 साल तक की उम्र होती है ना, उस दौरान घर का माहौल कैसा है, कितना तनाव है, या ये महसूस करना कि मुझे इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, ये सब धीरे धीरे किसी के व्यक्तित्व को इस तरफ मोड़ सकता है। और देखिए, आज के ज़माने में एक और बहुत बड़ा फैक्टर आ गया है, सोशल मीडिया। आसमा की कहानी इसका एक उदाहरण है। वो दिन के 7-8 घंटे सोशल मीडिया पर बिताती थी, और इसका असर ये हो रहा था कि असल दुनिया में उसका व्यवहार आक्रामक होता जा रहा था। जैसा कि डॉक्टर राहुल शर्मा बताते हैं, ये सिर्फ फोटो अपलोड करने तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर लगातार वैलिडेशन की जो भूख है, अपनी ही फोटो पर लाइक्स के लिए लोगों को कॉल करना, ये बिहेवियर भी नार्सिसिस्टिक लक्षणों का एक साफ संकेत हो सकता है। तो इन सब चुनौतियों को समझने के बाद सबसे जरूरी सवाल, क्या इसमें सुधार हो सकता है? क्या कोई बदलाव मुमकिन है? देखिए, सबसे पहला स्टेप तो है सही डायग्नोसिस। इसके लिए प्रोफेशनल्स मतलब डॉक्टर्स मरीज और उनके परिवार वालों से बात करते हैं, लक्षणों के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए DSM-5 जैसे स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल होता है। और इलाज के भी कई रास्ते हैं।
काउंसलिंग है, साइकोथेरेपी है और अगर मामला ज्यादा गंभीर हो तो दवाइयां भी। आकांक्षा को याद कीजिए, सिर्फ 8 से 10 काउंसलिंग सेशंस में ही उसमें काफी सुधार दिखने लगा था। और यहाँ एक बहुत ही पॉजिटिव बात सामने आती है। एक बड़ी रिसर्च ये बताती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, ये नार्सिसिस्टिक आदतें कम होने लगती हैं। वक्त और तजुर्बा लोगों को ज़्यादा समझदार और सहानुभूति वाला बना सकता है। डॉक्टर कलरव मिस्त्री भी इसी बात को कंफर्म करते हैं। उनका मानना है कि 45-50 की उम्र आते आते जिंदगी की जिम्मेदारियां और तजुर्बे इंसान के गुस्से को शांत कर देते हैं और स्वभाव में नरमी ले आते हैं। मतलब बदलाव भले ही धीमा हो, पर होता जरूर है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। हम सब में कभी ना कभी थोड़ा अहंकार या स्वार्थ आ ही जाता है, पर वो कौन सी लाइन है जिसे पार करने पर एक सामान्य इंसानी स्वभाव एक डिसऑर्डर बन जाता है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।